गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, जय हिंद, नमस्कार। आई होप कि मैं आप सभी को प्रॉपरली ऑडिबल और विजुअल हूं। गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। आप सभी लोग कैसे हैं? टेस्ट भी और क्लास भी, दोनों चीजें साथ में देते रहो, है ना। जो मैं पढ़ाऊंगा वो एग्जाम में आएगा तो कितना फायदा होगा अभी आपको। इधर मैं पढ़ा रहा हूँ, वही क्वेश्चन हो एग्जाम में, आपके मॉक टेस्ट में तुरंत आपसे सॉल्व हो जाए, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि आप उधर वाला क्वेश्चन निकाल निकाल के यहाँ पे पूछने लगना कि सर ये क्वेश्चन है टेस्ट में, इसका आंसर क्या होगा। यानी कि उधर आप टेस्ट भी दे रहे हो, इधर मुझसे पूछना स्टार्ट कर दो, सर इसका आंसर क्या है। मैं नहीं बताऊंगा, आज तो किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं बताऊंगा। अच्छा, कल झारखंड पीसीएस का प्रीलिम्स है। ऑल द बेस्ट। आई थिंक काफी एक लंबे अरसे के बाद शायद एग्जाम हो रहा है। गुड मॉर्निंग। चलिए, तो आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। और देखो, अभी तक हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी के लगभग सभी पार्ट्स को कवर कर लिया है। कुछ ऐसे पोर्शन है जो करंट रिलेटेड है, कुछ ऐसे पोर्शंस हैं जो करंट रिलेटेड हैं, जिसको हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद अ, अगले सेशन से हम लोग यूनिवर्स का पार्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे। 2023 में हुआ था, हाँ, तो 2-3 साल हो गए एग्जाम हुए। कभी कभी ये मौका आता है। नहीं, आई डोंट थिंक कि फिजिक्स का कोई ऑप्शनल केजीएस में है। फिजिक्स ऑप्शनल की तो नहीं होती है। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट। आज का जो सेशन है उसकी शुरुआत करते हैं। देखो, अभी तक हम लोग बायोटेक में, हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में पहले हम लोगों ने कुछ टर्मिनोलॉजीज को देखा। फिर हम लोगों ने कॉन्सेप्ट्स देखा। अब इससे रिलेटेड हमें कुछ करंट अफेयर्स को भी देखना है। कल हम लोगों ने प्राइमर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये सभी चीजों को हम लोगों ने डिस्कस किया था। वायरस आया था ना। देखो, वायरस बैक्टीरिया भाई भाई वो कहीं ना कहीं आ ही जाएंगे। देखो, फिजिक्स के बारे में तो मुझे ऐसा कोई आइडिया नहीं है, ये आपको खुद ही सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स ऑप्शनल काफी रेयर है। और जो लोग लेते हैं वो खुद से ही ज्यादातर तैयारी करते हैं, तो इसलिए मुझे इस बारे में एग्जैक्टली आइडिया नहीं है। पीसीआर एक बार अच्छे से, चलो ठीक है, पीसीआर के बारे में बात कर लेंगे। तो अब हमें इससे रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स को भी देखना है। इससे रिलेटेड कुछ जो टर्मिनोलॉजीज हैं, जो नए करंट अफेयर्स हैं, उसको भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले एक जो कॉन्सेप्ट में डाउट है वो है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक टर्मिनोलॉजी है जिसका नाम है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब ये पीसीआर होता क्या है? देखो, पीसीआर एक तकनीक है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं किसी डीएनए के एनालिसिस के लिए। डीएनए की एनालिसिस के लिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो कि हमें एक स्मॉल फ्रैगमेंट मिला है किसी भी डीएनए का या आरएनए का। एक फ्रैगमेंट मिला, हमें एक फ्रैगमेंट मिला, एक छोटा सा टुकड़ा मिला है किसी भी डीएनए या आरएनए का। अब इस एक छोटे से टुकड़े से हम सभी चीजों को नहीं समझ पाते, ठीक है। इस एक फ्रैगमेंट से हम सभी चीजों को नहीं समझ पाएंगे। प्लस एट द सेम टाइम इसका हम कहां कहां पे उपयोग करेंगे? हमें अलग अलग बैक्टीरिया या वायरस के साथ इसको चेक करना है कि किस बैक्टीरिया से किस वायरस से मैच करता है। हमें इसकी एनालिसिस करनी है। तो हमें इस फ्रैगमेंट का मल्टीपल कॉपी चाहिए। हमें इसकी मल्टीपल कॉपीज की आवश्यकता है कि हम इस पे अलग अलग टेस्ट जो है वो रन कर पाए।
हम इस पे अलग अलग टेस्ट को रन कर पाए, हम इस पे अलग अलग जो डायग्नोसिस है उसको रन कर पाए। तो हमें इस फ्रैगमेंट की कॉपी चाहिए। अब इस फ्रैगमेंट को क्या कहा जाता है, ये हम लोगों ने कल देखा था कि डीएनए का जो एक स्मॉल फ्रैगमेंट होता है जिसमें 18 से 25 बेस पेयर हो, उसको हम लोग प्राइमर के रूप में जानते हैं। कि डीएनए का कोई सिंगल स्ट्रैंड फ्रैगमेंट या आरएनए का कोई फ्रैगमेंट है, तो वहां पे अगर वो 18 से 25 बेस पेयर का बना हुआ है, यानी काफी छोटा सा पीस है डीएनए का, तो उसको हम प्राइमर कहते हैं। अब इसी प्राइमर को हमें अगर मल्टीपल कॉपी बनाना है, तब हम एक रिएक्शन कैरी आउट करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और इस रिएक्शन में हम करवाते क्या है, इसी डीएनए की, ये जो डीएनए है इसी की हम मल्टीपल कॉपी जो है वो तैयार करते हैं, इसी डीएनए को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक घंटे के अंदर में, एक घंटे के अंदर में इसकी मिलियंस ऑफ कॉपीज बनाई जा सकती है, मिलियंस की संख्या में इसकी कॉपी को बनाई जाती है। क्यों बनाया जा सकता है, बहुत सिंपल सा है। आपको मालूम है कि डीएनए की एक स्पेशल एबिलिटी होती है कि वो सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है। डीएनए की एक स्पेशल एबिलिटी होती है या आरएनए की एबिलिटी होती है, जो खुद को रेप्लिकेट कर सकता है, खुद की एक प्रतिलिपि तैयार कर सकता है। बस उसे एक एडिक्वेट एनवायरनमेंट चाहिए, एक उसके लिए सुटेबल एनवायरनमेंट चाहिए। वो सुटेबल एनवायरनमेंट अगर उसको प्रोवाइड किया गया तो वो अपनी प्रतिलिपि को तैयार कर सकता है। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में हम बेसिकली यही सिर्फ काम करते हैं, इस फ्रैगमेंट की मल्टीपल कॉपीज को तैयार करते हैं, जिससे कि फिर हम उसका डायग्नोसिस के लिए या फिंगरप्रिंटिंग के लिए या अन्य चीजों के लिए उपयोग कर पाए। तो आई होप दैट इज क्लियर कि अगर हमें मान लो किसी वायरस से मैच करके देखना है, किसी बैक्टीरिया से मैच करके देखना है, किसी व्यक्ति से मैच करके देखना है, तो इसके लिए हमें मल्टीपल कॉपीज की आवश्यकता होती है। आई होप इट्स क्लियर। चलिए, तो आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन में हमें कुछ ऐसे टॉपिक है जिसके बारे में हमें जानना है, ठीक है। जैसे एक टॉपिक है जिसका नाम है ब्रिज रिकॉम्बिनेंस मैकेनिज्म। जस्ट गिव मी 1 मिनट, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। चलिए, तो हमारे पास जो एक टॉपिक है उसका नाम है ब्रिज रिकॉम्बिनेंस मैकेनिज्म। तो ये क्या मैकेनिज्म है, देखो, ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें हम जंपिंग जीन का इस्तेमाल करते हैं। जंपिंग जीन के बारे में मैंने आपको बताया था कि जंपिंग जीन जो है, जंपिंग जीन जो है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो जंपिंग जीन एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जंप कर सकती है। तो ये जो डीएनए में चेंज करने के लिए यहां पे जंपिंग जीन का उपयोग करता है। तो बेसिकली यहां पे आप देखोगे
कि ये जो जंपिंग जीन है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा ही था पहले भी। तो यहां पे बस जंपिंग जीन का इस्तेमाल किया जाता है। जंपिंग जीन का इस्तेमाल करके जंपिंग जीन के माध्यम से जंपिंग जीन के माध्यम से जंपिंग जीन के माध्यम से डीएनए में बदलाव। तो ये जो एक टर्मिनोलॉजी है उसका नाम है ब्रिज रिकॉम्बिनेंट मैकेनिज्म। अगर आपको एग्जाम की बात करें कि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन क्या आ सकता है, तो मैक्सिमम आपको यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में इससे ज्यादातर यही पूछा जा सकता है, या अगर पूछा भी गया सवाल इससे तो यही होगा कि आखिर ये किस चीज से संबंधित है। तो पहली चीज तो ये है कि ये जीन एडिटिंग से संबंधित है। दूसरा पार्ट जो आपको याद रखना है कि यहां पे एडिटिंग करने के लिए हम जंपिंग जीन का इस्तेमाल करते हैं। तीसरी चीज, जंपिंग जीन क्या होती है इसके बारे में हम लोगों ने पहले ही डिटेल में डिस्कस कर लिया है कि आखिर जंपिंग जीन होती क्या है, इसका क्या काम होता है। तो ये एक टर्म है ब्रिज रिकॉम्बिनेंट मैकेनिज्म, जिसको आपको याद रखना है यहां पे। अब दूसरा एक टर्म जो हमें यहां पर जानना है वो है वैक्सीन्स के बारे में। वैक्सीन्स के बारे में अभी हमें पढ़ना है। वैक्सीन्स में अगर हम लोग देखें तो 4 मुख्य तरीके की वैक्सीन है, पहले उसके बारे में जानते हैं। एक होती है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, एक आती है हमारी लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन, एक आती है वायरल वेक्टर वैक्सीन, और फिर हमारे पास आरएनए या डीएनए वैक्सीन भी आती है। आरएनए या डीएनए वैक्सीन भी आती है। इसके अलावा कुछ और भी टाइप्स है वैक्सीन के, जिसके बारे में हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे। बट पहले ये 4 मेन वैक्सीन के टाइप है, इसके बारे में जानते हैं। तो पहले मुझे ये बताओ कि आप सभी लोगों ने वैक्सीन के बारे में पढ़ा होगा। इन चारों में से सबसे ज्यादा पावरफुल वैक्सीन कौन सा होगा? हमारे पास 4 वैक्सीन है, इनएक्टिवेटेड, लाइव एटीन्यूएटेड, वायरल वेक्टर, और फिर हमारे पास है डीएनए या आरएनए आधारित वैक्सीन। तो अगर ये 4 वैक्सीन है, इन चारों में से सबसे ज्यादा प्रभावी कौन सा वैक्सीन होगा? सबसे पावरफुल कौन सा वैक्सीन होगा? आरएनए या डीएनए वाला वैक्सीन। ओके, एक है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, 2 लोगों को कहना है लाइव एटेन्यूएटेड, 2 लोगों को कहना है आरएनए या डीएनए वाली वैक्सीन। बाकी जनता वायरल वेक्टर, आरएनए, डीएनए। अच्छा, ये आरएनए या डीएनए वाला वैक्सीन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों होगा, ये बताओ। आरएनए या डीएनए का वैक्सीन सबसे अधिक स्ट्रॉन्ग क्यों होगा? अगर हमारे पास 4 वैक्सीन है, कोविड एक वैक्सीन है, देखो आकाश अनंत, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा है यूपीएससी का? आकाश अनंत, इसके पहले आपने पीवाईक्यू देखा है यूपीएससी का? अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होते तो आप बोलते कि सर पूरा इंग्लिश में ही बताइए। उसका रीजन ये है कि अगर आप हिंदी के क्वेश्चंस देखोगे जो यूपीएससी में पूछे जाते हैं, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि इससे बेहतर होता कि आप इंग्लिश में टर्म्स को याद करते, क्योंकि यूपीएससी कई बार साइंस एंड टेक में
लिटरल ट्रांसलेशन पे चला जाता है। साइंस एंड टेक का ट्रांसलेशन इतना खतरनाक होगा कि फिर आपको लगेगा इससे अच्छा इंग्लिश वाला टर्म याद रखना आसान है। इसलिए जब आप इंग्लिश का क्वेश्चन देखिए, जब आप साइंस एंड टेक का क्वेश्चन देखिए, तो आप इंग्लिश वाले साइड पे जरूर देखिए कि टर्मिनोलॉजी क्या है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। और ये आप जैसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे ये चीज आप समझ जाओगे। हिंदी में प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तब आप समझ जाओगे। क्योंकि देखो, ये मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग होंगे जो पहली बार हिंदी में और इंग्लिश में मिक्स पढ़ रहे होंगे, बट मैं तो बहुत लोगों को देख चुका हूं ना ऑलरेडी कि जो हिंदी में पढ़ के आ रहे हैं और जैसे ही एग्जाम देने पहुंच रहे हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, फिर क्वेश्चन समझ में ही नहीं आ रहा है। तो ये इंग्लिश का टर्मिनोलॉजी याद रखना जरूरी है। यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी है ना, जो साइंटिफिक टर्म्स हैं, उसको आप इंग्लिश में ही याद करो। अगर आप उसको हिंदी में समझने की कोशिश करोगे तब वहां पे आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए मैं एक्सप्लेन हिंदी में कर रहा हूं, कुछ जो टर्म है उसको इंग्लिश में लिख रहा हूं। वैसे भी वैक्सीन को हिंदी में वैक्सीन ही बोलते हैं, या वैक्सीन की जगह कई बार टीका लिखा रहता है। कई बार यहां पे लिखा होगा ये, जैसे अगर आप इसका हिंदी देखो, निष्क्रिय टीका, लाइव एटेन्यूएटेड जो वैक्सीन है उसका है जीवित क्षीणित टीका। वैसे मैंने यहां पे लिख दिया कि क्षीणित टीका है। अगर आप यूपीएससी में देखोगे तो कुछ और आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो वैसे तो आपको जो नोट्स मिलेगा उसमें ये सारी चीजें रहेंगी, बट यहां पे मैं साथ में आपको इंग्लिश में बताता चल रहा हूं कि इंग्लिश वाले शब्द पर ध्यान देना। हाँ, तो पीवाईक्यू हिंदी में देख रहे हो तो समझ में आने में मुश्किल होगा और भी सब्जेक्ट्स में, इसीलिए बोला हिंदी इंग्लिश मिक्स देखा करो। तो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन की अगर हम लोग बात करें, अब आप में से कई लोगों ने बोला कि आरएनए और डीएनए आधारित जो वैक्सीन है वो ज्यादा शक्तिशाली होगा। अब यहां पर जरा एक बार गौर करते हैं। देखो, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में हम क्या करते हैं कि हम कोई एक ऐसा वायरस लेकर चलेंगे। मान लो हमारे पास कोई भी ऐसा एक विषाणु है या वायरस है या जीवाणु है। इसको बेसिकली अगर जीवाणु होगा तो इसको हम मृत लेंगे, और अगर विषाणु होगा तो हम कोशिश करते हैं कि ये निष्क्रिय रहे। निष्क्रिय रहे कि निष्क्रिय जीवाणु, विषाणु या मृत जीवाणु, इसको शरीर में इंसर्ट किया जाता है। शरीर में इसको इंसर्ट किया जाता है इंजेक्शन या ओरली, और जब ये इंसर्ट हो जाएगा तब हमारी शरीर क्या करती है, इसके खिलाफ एक प्रतिरक्षा डेवलप करती है। इसके खिलाफ एक प्रतिरक्षा प्रणाली जो है वह एक्टिवेट होती है। अब यहां पर दूसरी ओर देखोगे, लाइव एटेन्यूएटेड में क्या होगा, जीवित है या सक्रिय है लेकिन इसकी ताकत कम हो चुकी है, क्षीण हो चुका है। इसका जो पावर है उसको डिक्रीज किया गया है। अब यहां पे भी हमारी शरीर जो है इसके खिलाफ प्रतिरक्षा लेकर आएगी, इसके खिलाफ प्रतिरक्षा लेकर आएगी। तो हमें यहां पर देखने को मिला कि जो विषाणु या जीवाणु है जो निष्क्रिय है या मृत है, उसको शरीर में लाया गया, शरीर ने प्रतिरक्षा डेवलप की। यहां पे हमने जीवित या सक्रिय को लिया, बस उसकी पावर को कम रखा और यहां पे प्रतिरक्षा डेवलप हुई। वायरल वेक्टर में हम क्या करते हैं कि मान लो हमारे पास एक्स वायरस है, इसके कारण इंफेक्शन हो रहा है, एक्स वायरस के कारण इंफेक्शन हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक्स वायरस का कोई एक प्रोटीन वगैरह निकालते हैं, इसका एक प्रोटीन निकालते हैं जिसके कारण इंफेक्शन होता है। इसका जो प्रोटीन जिसके कारण इंफेक्शन फैलता है उस प्रोटीन को निकालते हैं, और फिर इसे हम एक वाई वायरस में ऐड करते हैं। प्रोटीन या जीन को हम वाई वायरस में ऐड करेंगे, और फिर इस वाई वायरस को हम शरीर में प्रवेश कराते हैं। यहां पे वाई जो वायरस है ये हमारा वायरल का वेक्टर हो गया, ये हमारा वेक्टर हो गया। और
यहां पे एक्स वायरस जो है वो एक्चुअल में इंफेक्शन का काम करता है, यानी इससे जो प्रोटीन या जीन जो हमारे शरीर में इंफेक्शन का कारण बन सकता है, उस प्रोटीन या जीन को हमने बाहर निकाला, उसको एक दूसरे वायरस में ऐड किया और फिर इसी वायरस को हमने अपने शरीर में इंसर्ट किया। अब हमारे शरीर में जैसे ये वायरस जाएगा, ये वायरस हमारे शरीर को हार्म नहीं पहुंचाता, नुकसान नहीं पहुंचाता, और यहां पे शरीर में एक प्रतिरक्षा डेवलप होती है। यहां पे भी शरीर में एक प्रतिरक्षा डेवलप होगी। अब हम चौथे केस में क्या करते हैं कि अब हम वायरस को पूरी तरह से इंसर्ट नहीं करते, हम वायरस को पूरी तरीके से इंसर्ट नहीं करते। जो वायरस की इंफॉर्मेशन है, जो इसकी जानकारी है, जो इससे संबंधित जानकारी है, उसको हम आरएनए या डीएनए के माध्यम से शरीर में पहुंचाते हैं। कि हमने एक आरएनए या डीएनए का सीक्वेंस तैयार किया और उस सीक्वेंस के माध्यम से जो वायरस है, उस वायरस की जानकारी शरीर में पहुंचाई। जब ये हमारे शरीर में, जब ये जानकारी पहुंचेगी, तब उस वायरस के खिलाफ एक प्रतिरक्षा तैयार होगी। अब उस वायरस के खिलाफ एक प्रतिरक्षा तैयार होगी। तो चारों केसेस में हमें देखने को मिलता है कि एक प्रतिरक्षा प्रणाली, एक प्रिवेंटिव सिस्टम जो है वो तैयार होता है। बट अब यहां पर एक चीज ध्यान देना, अब जरा सा बस एक बात पे ध्यान देना कि यहां पे एक मृत सैनिक आया है। मान लो एक दुश्मन देश है, दुश्मन देश का एक मृत सैनिक हमारे यहां पहुंचा है, या एक सैनिक का जो शव है या उसके जो मृत शरीर है वो हमारे पास पहुंचा। दूसरे में उससे संबंधित जानकारी आई। तीसरे में एक आदमी आया जो उस सैनिक के बारे में बता रहा है कि मान लो कोई एक एनिमी देश है, जैसे कि हमारा एक देश है पाकिस्तान, हमारा एक मित्र और शत्रु दोनों वही है। तो मान लो यहाँ के सैनिक के बारे में, एक यहाँ का सैनिक जो है वो हमारे पास पहुंचा, वो मृत अवस्था में पहुंचा, मृत अवस्था में पहुंचा। तो हमारी जो सेना है वह उसके बारे में सब इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेगी, सब इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेगी और फिर उस मृत सैनिक से यह जानकारी इकट्ठा करेगी। मतलब उसके पास जो भी पासपोर्ट हो, उसके पास जो भी इंफॉर्मेशन हो, कोई भी मोबाइल हो, उसके माध्यम से यह जानकारी इकट्ठा करेगी कि भाई क्या क्या सूचना है, बाकी जो सैनिक हैं, बाकी जो इसके जैसे सैनिक हैं, उनमें क्या क्या खासियत है, ये मालूम करने की कोशिश करेगी। यहां पे भी बस एक इंफॉर्मेशन आया है, उसके माध्यम से जानने की कोशिश करेगी। यहां पे भी वही होगा, प्रोटीन पहुंचा है, उस इंफॉर्मेशन के माध्यम से जानने की कोशिश करेगी। बट मान लो अगर कोई एक सैनिक पकड़ा गया जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली तो नहीं है लेकिन जीवित है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली तो नहीं है बट जीवित है, और वो भारत की सीमा में घुस गया। अब आप इन चारों सिचुएशन में बताओ कि कुछ जगह से हमें इंफॉर्मेशन आ रही है और कुछ जगह एक ऐसा सिचुएशन आया जहां पे डायरेक्ट एक सैनिक ही घुस आया है, एक शत्रु का सैनिक ही डायरेक्ट हमारे सीमा में घुस आया है, भले ही वो कमजोर है। तब इन चारों केसेस में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स किस केस में देखने को मिलेगा? जब वो जीवित रूप में घुस आया हो, या जब उसके बारे में सूचना आई हो, या जब उसका मृत शरीर आया हो, तब हमारे पास सबसे अधिक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स जनरेट होगा। सबसे अधिक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स कब जनरेट होगा? जब सूचना आई हो तब, जब मृत शरीर आया हो तब, या जब सीधा लाइव पहुंच गया हो तब? जीवित में सबसे स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स तो जीवित में ही होगा ना। तो अब सोचो, हमारा शरीर भी क्या है? एक डिफेंस सिस्टम है। हमारा शरीर भी एक डिफेंस सिस्टम है। इसमें एक निष्क्रिय वायरस पहुंचा, एक वायरस से संबंधित डीएनए या आरएनए के संबंध में इंफॉर्मेशन आया,
एक प्रोटीन या जीन पहुंचा वायरस का दूसरों के माध्यम से, और एक बार वायरस खुद पहुंच गया, एक बार वायरस खुद पहुंच गया, तो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स कब जनरेट होगा? सबसे अधिक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स जनरेट होगा जब लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन दिया जाएगा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो रिस्पॉन्स है वो तब होगा जब लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन को प्रदान किया जाएगा। लेकिन रिस्क भी सबसे ज्यादा यहीं पे होगा। सबसे अधिक रिस्क कहां पे है? यहां पे रिस्क भी सबसे अधिक है। बाकी तीनों में रिस्क कम होगा, बाकी तीनों में हमें कम रिस्क देखने को मिलेगा, लेकिन इस मामले में हमें रिस्क भी अधिक होगा, गेन भी अधिक होगा। यानी इसका रिस्पॉन्स भी सबसे स्ट्रांग होगा, और एट द सेम टाइम हमें यह भी देखने को मिलेगा कि यहां पे रिस्क भी हायर है या हाईएस्ट है। तो ये चारों वैक्सीन में अगर कंपेयर किया जाए तो आई थिंक अब आप आसानी से समझ सकते हो कि कहां पे सबसे स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स जनरेट होगा। डीएनए और आरएनए वैक्सीन की खासियत यह है कि आप इसको बहुत ही कम समय में लार्ज स्केल पर बना सकते हो, बहुत ही कम समय में लार्ज स्केल पे बना सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको इसको लैब में बनाना है, और आपको मालूम है कि पीसीआर रिएक्शन की मदद से, पीसीआर रिएक्शन की मदद से हम लार्ज स्केल पे डीएनए या आरएनए को बना सकते हैं। तो अगर हमें डीएनए या आरएनए वाले वैक्सीन को बनाना है तो यह लार्ज स्केल पे तुरंत बनाया जा सकता है। लाइव एटेन्यूएटेड को बनाने में अधिक समय लगेगा, अधिक रिस्की भी होगा, लेकिन उतना ही स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन भी देगा। तो आई थिंक ये चारों वैक्सीन में अगर क्वेश्चन आए तो अब आप आसानी से बता सकते हो। अब मान लो आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, तो अब आप ये बता सकते हो क्या मुझे? कहीं पे अगर आपको ये लिखा हुआ मिले रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, तो क्या मुझे आप ये बता सकते हो ये किस चीज से जुड़ा हुआ होगा? अगर हम रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन की बात करें, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन की बात करें, रिकॉम्बिनेंट, याद करो हमने इससे रिलेटेड कुछ क्या टेक्नोलॉजी पढ़ी है। अगर हम पूछा जाए आपसे कि एक रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन होता है, यह किस चीज से जुड़ा हुआ है, हमने क्या इससे रिलेटेड कोई टेक्नोलॉजी पढ़ी थी? हमने क्या इससे रिलेटेड कोई टेक्नोलॉजी पढ़ी थी क्या? आरएनए डीएनए से जुड़ा हुआ? एग्जैक्ट आंसर आप अभी भी नहीं आ रहे हो। क्या हम लोगों ने एक टेक्नोलॉजी पढ़ी थी क्या कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, क्या हमने इसके बारे में डिस्कस किया था? क्या हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था? यहां से क्या हम लोग रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन ये बना सकते हैं? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बना सकते हैं। और अभी हमने देखा कि क्या हम प्रोटीन से ये रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन बना सकते हैं क्या? हम लोगों ने एक टेक्नोलॉजी पढ़ी थी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आपको याद होगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से हम लोग रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनाते हैं। और आपको यह बात तो मालूम होगी कि हमारे शरीर में हर एक चीज प्रोटीन के माध्यम से होता है। आपके शरीर में अगर दर्द है तो प्रोटीन के कारण, अगर दर्द खत्म होता है तो प्रोटीन के कारण, अगर आपको कोई इन्फेक्शन होता है तो प्रोटीन के कारण, उस इन्फेक्शन से अगर आप बचते हो तो भी प्रोटीन के कारण, आपका जो ब्लड ग्रुप है वो प्रोटीन के कारण है। हर एक चीज जो हमारे शरीर में है या नहीं है वो प्रोटीन के कारण है। तो प्रोटीन से ही इन्फेक्शन, प्रोटीन से ही प्रोटेक्शन। तो क्या हम इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के माध्यम से रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन और उसके माध्यम से हम रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन बना सकते हैं?
तो एक वैक्सीन होती है जिसका नाम है रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। तो अगर आपको इस तरीके के वैक्सीन देखने को मिले, जैसे कि हमारे पास एक वैक्सीन दिखता है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, ठीक है, इसमें आप देखोगे कि इसमें इनएक्टिवेटेड फॉर्म में पैथोजन मौजूद रहते हैं, ठीक है? और इसमें आप देखोगे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि पोलियो वैक्सीन, हेपेटाइटिस वैक्सीन, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। इसका हिंदी भी दिया हुआ है, इसमें पोलियो वैक्सीन, हेपेटाइटिस ए वैक्सीन इत्यादि इसमें शामिल होती हैं। फिर आप देखोगे लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन, जिसमें आपको मिसल्स, पंप, रुबेला वैक्सीन, या ओरल पोलियो वैक्सीन, एक ओरल पोलियो वैक्सीन होता है और एक आपका इंट्रावेनस, एक सिंपल पोलियो वैक्सीन होता है, इंट्रावेनस पोलियो वैक्सीन जो सुई के माध्यम से दिया जाता है, उसको आईपी भी बोलते हैं। और जो ड्रॉप, पोलियो ड्रॉप 2 बूंद जिंदगी के वाला, वो जो है वो लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन। तो यहां पर आप देखोगे मिसल, मम्प और रुबेला, ये सभी जो वैक्सीन है ये लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन का उपाय है, सॉरी इसका नाम है। इसका हिंदी भी आपको दिया हुआ है। फिर आप देखोगे एक होती है सब यूनिट रिकॉम्बिनेंट या कॉन्जुगेट वैक्सीन। तो इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि यहां पे हम प्रोटीन या पॉलीसैकेराइड या जेनेटिक मटेरियल को लेकर इसको बनाते हैं, जिसमें हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है या ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वैक्सीन है। ये सभी बनाई गई है या तो प्रोटीन की मदद से या पॉलीसैकेराइड या जेनेटिक मटेरियल की वजह से, ठीक है। तो इसमें हम जो विशिष्ट टुकड़े या घटक होते हैं जैसे कि प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड या आनुवांशिक सामग्री, उसके माध्यम से हम इसको बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है या जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है उसकी वैक्सीन है। फिर आप देखोगे एमआरएनए या वायरल वेक्टर वैक्सीन। तो इसमें मैसेंजर आरएनए जो है वो पहुंचता है, जैसे फाइजर की बायोटेक, मॉडर्ना की कोविड वैक्सीन, ये इसका एग्जांपल है। इसमें आपको एक डीएनए वैक्सीन भी होता है, इसमें डीएनए का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे वैक्सीन के अलग अलग टाइप है कि कौन कौन से वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, हम लोगों ने बचपन में ही जिंदा वायरस पिया है। बचपन में सिर्फ ऐसा नहीं कि जिंदा वायरस पिया है, आपने मिसल, मम्प, रुबेला इन सभी का वैक्सीन लिया है, तब बचपन से ही खतरों के खिलाड़ी हो। अब बचपन से ही खतरों के खिलाड़ी हो। बचपन में बहुत सारी इंजेक्शन दी जाती है, बहुत सारे जो आपको वैक्सीन दिए जाते हैं वो बचपन में ही दिए जाते हैं, ताकि पूरे जीवन भर आप खतरों के खिलाड़ी बने रहो और आपको कोई और वायरस का असर आपके ऊपर ना हो। इसलिए यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलता है, जिसमें 10-11 प्रकार की अलग अलग वैक्सीन लोगों को मुफ्त में उपलब्ध कराई जाती है। तो कितनी बार आपने वैक्सीन पी है पोलियो वाली? और ये बताओ, पोलियो वायरस का जो, सॉरी पोलियो जो वैक्सीन था, का टेस्ट जो था वो आपको कैसा लगता था? अभी याद है या नहीं? तो पोलियो वैक्सीन का जो टेस्ट होता था वो कैसा लगता था? 5 वर्ष तक, 5 वर्ष तक नहीं पिया है? ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको पोलियो का दवा नहीं पिलाया गया हो? तब आपको दुनिया उल्टा दिखाई दे तो याद नहीं है? अभी भी आ गया टेस्ट? अच्छा, जो होम्योपैथी दवा होती है ना, जो होम्योपैथी दवा होती है, जैसे कई बार आप होम्योपैथी के डॉक्टर के पास जाओगे तो वैसे तो उनका वो गोली वाला मैकेनिज्म रहता है, उनका वो गोली खिलाने वाला मैकेनिज्म रहता है, छोटी छोटी गोलियां रहती है, खाने में भी मीठी लगती है। लेकिन कई सारे ऐसे होम्योपैथी के डॉक्टर हैं जो क्या करते हैं कि वो आपको सीधे तौर पे 1-2 बूंद जो है वो दवा
आपकी टंग पे, आपकी जीभ पर डाल देते हैं। तो जैसा आपको होम्योपैथी दवा का जो टेस्ट होगा उससे थोड़ा बहुत आपको मिलता जुलता होगा, है ना। करंट जैसा सुना है? नहीं नहीं, करंट नहीं लगता था, आप निश्चिंत रहो, नो करंट। चलिए, तो अब ये तो कुछ एक पार्ट था। अब आते हैं इसके आगे। इसके आगे एक टर्म है बायोपायरेसी। हालांकि इसको हम लोग इन्वायरमेंट में आगे देखेंगे, इसलिए अभी इसको मैं नहीं बता रहा हूं। इन्वायरमेंट में जब हम लोग इसका कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे तब हम लोग इस बायोपायरेसी वाले टर्म पे वापस से आएंगे। बायोपायरेसी को हम लोग आगे देखेंगे, ये पार्ट है जिसको हम लोग आगे देखेंगे। बायोपायरेसी वाला जो सेक्शन है ना उसको हम लोग एनवायरमेंट में देखेंगे। सर आपको टेस्ट याद है ना, आप बचपन से बुद्धिमान है। नहीं, मुझे बस एक बार का याद है। मैं बचपन का बिल्कुल नहीं याद कि बचपन में कितनी बार पिलाया गया, तो मुझे एक बार का याद है कि मुझे एक, हमारे घर के पास में एक मतलब हमारी एक आंटी लगेंगी, तो वो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे। वो अपने यहाँ ले जाती थी। बहुत ही गंदा टेस्ट लगता था तब मुझे तो पोलियो का। तो मुझे बस एक बार का ही याद है, ऐसे और नहीं याद उसके पहले कब कब हमारे साथ ऐसे फोर्सफुली पोलियो पिलाया गया हो। बट एक बार का याद है कि हाँ, वो लेके गई थी अपने स्कूल और वहाँ पे हम लोग को पोलियो की खुराक दी गई थी। 10-11 साल तक भी हमने पिया है। कोई नहीं, चलो अब आते हैं जीएम मेज पे। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट जीएम मेज। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो जीएम मेज में भी बैसिलस थुरिनजेनेसिस का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें भी आप देखोगे बैसिलस थुरिनजेनेसिस का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें भी क्राई 1AB, क्राई 1AC, क्राई 2AB, क्राई 3, BB1, ये सभी जीन्स का इस्तेमाल किया गया है। और बैसिलस थुरिनजेनेसिस जो कि बैक्टीरिया हमने बीटी कॉटन में इस्तेमाल किया था, वही सेम बैक्टीरिया का इस्तेमाल यहां पे भी होता है। तो ये कॉर्न बोरर्स, कॉर्न रूट बॉम्ब या आर्मी बॉम्ब, इस प्रकार के जो कीटाणु हैं, इस प्रकार के जो कीटाणु हैं उनको खत्म करने के लिए, इस प्रकार के कीटाणुओं को खत्म करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें साथ में एक HT जीन भी होता है जो इसको खरपतवार नाशक से सहिष्णुता प्रदान करता है। जैसे आप देखोगे कि मक्के की फसल में, मक्के की फसल में या सरसों की फसल में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है यह समझना कि अगर आप मान लो गेहूं की बात करते हो, अगर आप गेहूं की बात करते हो या धान की बात करते हो, इन सभी में आप देखोगे इनके जो इनका जो पत्ता है, इनके जो पत्ते हैं, इनके जो पत्ते हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा कि ये काफी पतले होते हैं। गेहूं में या धान में, इन सभी में आपको देखने को मिलेगा कि इनके पत्ते जो हैं वो काफी पतले होते हैं, काफी नैरो होते हैं। तो इन पे अगर खरपतवार नाशक का प्रयोग किया भी जाता है तो इनके ऊपर पड़ने वाला प्रभाव कम होता है। लेकिन अगर आप मक्के की फसल को देखोगे, अगर आप मक्के की फसल को देखो या अगर आप मान लो सरसों की फसल को देखो, सरसों की फसल को देखो, तो इसमें आपको यह देखने को मिलेगा कि इसका जो पत्ता है, इसके जो पत्ते हैं वो बेसिकली चौड़े होते हैं, ये चौड़े होते हैं। तो चौड़े होने के कारण इन पे असर अधिक देखने को मिलेगा। जब ये चौड़े होते हैं तो इन पे असर अधिक देखने को मिलेगा। तो इसीलिए आप देखोगे कि यहां पे मक्के में एक खरपतवार नाशक से सहिष्णुता यानी कि टॉलरेंस प्रोवाइड करने के लिए एक और जीन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, जिसको CP4 EPSPS कहते हैं। और ये एक बैक्टीरिया से मिलता है जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन स्ट्रेन। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन स्ट्रेन CP4, ये एक बैक्टीरिया है जिससे इसको CP4 ESPS जीन की प्राप्ति होती है, जो इसमें
खरपतवार नाशक जो दवाइयां हैं उसके प्रति सहिष्णुता प्रदान करती है। यानी कि अगर हम इस पे इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करेंगे या वीडीसाइड का इस्तेमाल करेंगे तो इस पे असर नहीं होगा। मान लो जैसे कि हमने कोई खरपतवार नाशक का प्रयोग किया, कुछ ऐसे स्प्रे का प्रयोग किया जिससे खरपतवार जो जंगल है, जो वीड है, वो खत्म हो जाए। अगर हमने उसका इस्तेमाल किया तो मक्के पे असर नहीं पड़ेगा। ऐसे सामान्य मक्के की फसल हो उसमें अगर हम स्प्रे करते हैं तो मक्के के फसल पर भी असर पड़ता है। तो ये इसका एक काम है। इसके साथ साथ एक ग्लाइफोसेट है, हेर्बिसाइड है, उसके खिलाफ यहां पे प्रतिरोध आता है। तो ग्लाइफोसेट का उपयोग करके हम बाकी खरपतवार को नष्ट कर सकते हैं, मक्के की फसल पे असर नहीं होगा। तो ये एक जीएम मेज है जिसको आपको याद रखना है। इसमें भी आपको बैसिलस थुरिनजेनेसिस के इस्तेमाल किया गया है। अब देखो एक क्वेश्चन आपको यहां पे बन सकता है, जो पहले भी पूछा गया है कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन से क्या क्या चीजें प्राप्त हो सकती है, कि अगर हम किसी पौधे में जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं तो उससे क्या क्या चीजें प्राप्त हो सकती है। क्या हमें हर्बिसाइड टॉलरेंस यानी कि खरपतवार नाशक, जो खरपतवार नाशक है उससे टॉलरेंस मिलेगी, सहिष्णुता जो खरपतवार नाशक है उससे क्या हमें सहिष्णुता मिलेगी? तो आंसर है यस। क्या हमें टॉलरेंस अगेंस्ट इंसेक्ट्स यानी कि कीट से बचाव क्या ये मिलेगी? आंसर है हां। क्या यील्ड में यानी कि उपज में वृद्धि होगी? तो उपज में हमें वृद्धि देखने को मिलेगी। क्या फ्लड या ड्राउट यानी कि बाढ़ या सूखा, लवणता का मतलब होता है सैलिनिटी, इन सभी से बचाव या इन सभी से प्रोटेक्शन जो है वह भी देखने को मिलेगा। इन सभी से भी प्रोटेक्शन मिल सकता है। तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन होने से ये तमाम चीजें यहां पर हो सकती हैं। तो इस प्रकार का आपको एक क्वेश्चन यहां पे पूछा जा सकता है कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन से क्या क्या चीजें प्राप्त हो सकती है। तो ये भी एक चीज है जीएम मेज को लेकर जिसको आप याद रखना। अब एक और रिलेटेड टॉपिक है एआई डिजाइंड प्रोटीन। वैसे तो ये 2024 में भी न्यूज में था और 2025 में भी न्यूज में रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको दोनों तरीके से आ सकता है। इस लाइन पे थोड़ा ध्यान देना। कई बार आपको अपनी समझ को बढ़ाना है। क्वेश्चंस पूछने का नेचर इस तरीके से हो चुका है यूपीएससी में कि कई बार जो सिंपल लिखी हुई चीजें होती हैं उससे क्वेश्चन ना आकर आपकी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग को समझने की कोशिश की जाती है। जैसे लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया कि जो सभी ड्रोन्स हैं क्या वो सोलर पावर से ही चलते हैं या बैटरी से ही चलते हैं, क्या सभी ड्रोन्स जो हैं वो हवा में खड़े रह सकते हैं बहुत समय तक। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। तो अब इसी को ध्यान रखना कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो कॉमन अंडरस्टैंडिंग से पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपसे एक क्वेश्चन मान लो अगर पूछा जाए, ध्यान देना इस स्टेटमेंट पे कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि हम एआई की मदद से ऐसे प्रोटीन की रचना कर सकते हैं जिसके बारे में इंसानों को खबर ही नहीं है या इंसानों को मालूम ही नहीं है, कि हम ऐसे प्रोटीन की रचना कर सकते हैं एआई से जिसके बारे में इंसानों को मालूम ही नहीं है। मान लो अगर ये स्टेटमेंट आया
तो क्या यह स्टेटमेंट सही होगा या गलत होगा? अगर एक स्टेटमेंट ऐसा लिखा हुआ है कि एआई की मदद से हम ऐसे प्रोटीन्स को डिजाइन कर सकते हैं जिसके बारे में इंसानों को अभी तक मालूम ही नहीं है, तो ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? करेक्ट। ठीक है, तो इसी चीज को ध्यान रखना कि ये सभी चीजें कहीं पे आपको किताबों में लिखी नहीं मिलेगी। ये सभी चीजें जो है वो आपको किताबों में कहीं लिखी हुई नहीं मिलेगी, बट एक जनरल अंडरस्टैंडिंग से आपको इन चीजों को समझना है कि हाँ ऐसा संभव है, ऐसा पॉसिबल है कि एआई की मदद से हम उन प्रोटीन्स को भी डिजाइन कर सकते हैं जिसके बारे में अभी तक मनुष्यों को मालूम ही नहीं है। तो लास्ट ईयर 2024 में, मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर 2024 में डेविड बेकर और उनके टीम के कई और लोगों को एक एआई सिस्टम के लिए अवार्ड दिया गया। इस एआई सिस्टम की खासियत यह थी कि उसके द्वारा प्रोटीन जो एग्जिस्टिंग है, जो पहले से प्रोटीन मौजूद है, उसके स्ट्रक्चर और डिजाइन के बारे में प्रिडिक्ट किया जा सकता है, या इनफैक्ट कुछ ऐसे प्रोटीन के बारे में भी बताया जा सकता है जो अभी तक एग्जिस्ट ही नहीं करते। ऐसे प्रोटीन जो एग्जिस्ट ही नहीं करते अभी तक नेचुरली, या हमें मालूम ही नहीं है, उन प्रोटीन्स को भी ये बना सकता है, डिजाइन कर सकता है। तो इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था 2024 में ही। तो अब देखो, अब उन्हीं लोगों की एक टीम है, जो डेविड बेकर और उनके साथ अन्य लोगों की टीम ने हार्वर्ड में मिलकर एक एआई के मदद से एक प्रोटीन को डिजाइन किया। और इस प्रोटीन की खासियत क्या थी कि इसकी मदद से लार्ज नंबर ऑफ इम्यून सेल्स पैदा हो सकते हैं। यानी इस प्रोटीन के कारण शरीर में अत्यधिक मात्रा में जो प्रतिरक्षा कोशिकाएं होती हैं उसको बनाया जा सकता है। जो इम्यून सेल्स है उसको लार्ज अमाउंट में जनरेट किया जा सकता है, प्रतिरक्षा कोशिकाओं को बनाया जा सकता है। तो ये इसकी खासियत थी। तो ये इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकता है कि मान लो किसी व्यक्ति में कैंसर की समस्या हो या वायरल डिजीज की समस्या हो तो उनको प्रतिरक्षा मिल सकता है। 1 मिनट देना मुझे। तो ये एक क्वेश्चन है जो आपको एआई से रिलेटेड पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहां पे इन्होंने इम्यून सेल बनाया इस प्रोटीन की मदद से। तो बेसिकली ये एक पार्ट है जिसको याद रखना कि एआई की मदद से हम प्रोटीन सेल को डिजाइन कर सकते हैं। इस प्रोटीन सेल से हम इम्यून सेल को बढ़ा सकते हैं और हमारे शरीर में मौजूद जो बीमारियां है उसका उपचार किया जा सकता है, पोटेंशियल है। ऐसा नहीं कि सारी बीमारियां इससे खत्म हो जाएंगी, बट हाँ कुछ बीमारियों पर कंट्रोल करने में ये सक्षम हो सकता है, चाहे वो आनुवांशिक बीमारियां हो या सामान्य बीमारियां हो। वायरस से लेकर जेनेटिक तक, कैंसर तक, इन सभी के इलाज के लिए ऐसे प्रोटीन का इस्तेमाल किया जा सकता है जिसको हम एआई की मदद से डिजाइन कर सकते हैं। अब मान लो एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि क्या हम एआई की मदद से कोई ऐसा प्रोटीन डिजाइन कर सकते हैं जो आरएनए के ट्रांसलेशन को या सेल की क्रियाओं को इंपैक्ट कर सकता हो। मान लो आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान से सुनना, कि क्या हम एआई की मदद से ऐसे प्रोटीन्स को बना सकते हैं जो सेलुलर एक्टिविटीज को, यानी कि कोशिका की गतिविधियों को प्रभावित कर सकता है या आरएनए के ट्रांसलेशन को प्रभावित कर सकता है? तो अगेन आंसर होगा हां, मौजूदा समय में ये तमाम चीजें संभव हैं। इस बात को भी आप लोग यहां पे याद रखना। अब देखो एक और टर्म है ट्विग स्टैट। ये एक आनुवांशिक विश्लेषण उपकरण है। हमारे पास एक नया एक टेक्नोलॉजी आया जिसका नाम है ट्विग स्टैट।
अब ये ट्विग स्टैट क्या करता है इसको समझना। जैसे मान लो जैसे मान लो आज अगर हम एक फैमिली चेन की बात करें, अगर हम लोग एक फैमिली चेन की बात करें तो ज्यादातर लोग एक 2 से 3 जनरेशन के बारे में जानते हैं, 2 से 3 या 4 जनरेशन 5 जनरेशन के बारे में जानते हैं। बट 3 जनरेशन या 5 जनरेशन के बाद, 5 जनरेशन के बाद पुरानी जो पीढ़ी है उसके बारे में लोगों को नहीं मालूम होता कि वास्तव में कौन उनके पूर्वज थे। कई लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं होता। ठीक है, पहले तो खैर उसको लोग रिकॉर्ड करके रखते थे, बाकी सारी चीजें होती थी। एक वंशावली बनती है, आई थिंक पंचायत में, अगर आपने पंचायत से आप जुड़े हो तो आपको शायद ये मालूम होगा कि एक वंशावली भी बनती है जो वार्ड के लेवल पे या पंचायत के स्तर पे बनाई जाती है। तो इस तरीके से उसमें पूरा एक सीक्वेंस लिखा होता है कि कौन कौन इसके पहले उस जनरेशन में रहे हैं, उस परिवार में कौन कौन रहे, इसकी एक वंशावली बनती है। तो ये जो एक सिनेरियो है उसमें आप देखो कि मान लो आप 2 4 5 जनरेशन 6 जनरेशन तक आप इसको ट्रैक भी कर सकते हो। बट अगर मान लो 10 जनरेशन 15 जनरेशन पहले का, और फिर ये निकालना है कि आप उस वंश से जुड़े हुए हो कि नहीं। जैसे मान लो अब आपको लगा कि हो सकता है कि हमारे अंदर जो जोश है, हमारे अंदर जो क्षमता है, हो सकता है हम पहले किसी राजा महाराजा से संबंधित रहे हो। ठीक है, और बाद में अंग्रेजों ने या बाकी लोगों ने हमारा राजपाट छीन लिया हो, इसलिए हमें मालूम नहीं चल रहा है। बट पहले हम यहाँ पे किसी राजा के वंशज से जुड़े हुए थे। तो अब आपको चेक करवाना है कि क्या हम, हो सकता है कि हम बहुत पुराने, कोई बहुत महान राजा हो, उनके परिवार से जुड़े हुए हो। तो ऐसे में अगर मान लो किसी को चेक करना हो कि उनकी जो वंश है वो किससे जुड़ी हुई है, तो इसमें एक टेक्नोलॉजी है ट्विग स्टैट। तो ट्विग स्टैट क्या कर सकता है, इस वंशावली को निर्धारित कर सकता है, इस वंशावली को निर्धारित कर सकता है, जिससे पीढ़ियों के माध्यम से वंशावली का पता लगाया जा सकता है। तो इनफैक्ट जो बहुत प्राचीन डीएनए है, जो प्राचीन डीएनए है उसके साथ भी जो रिलेशन है उसको एस्टैब्लिश करने के लिए ट्विग स्टैट का प्रयोग किया जा सकता है। कि अगर मान लो कोई एक एंशियंट डीएनए है, ठीक है, प्री हिस्टोरिक टाइम से, उसमें भी ये जोड़ सकता है, इसमें भी ये बता सकता है कि यह किस पॉपुलेशन से जुड़ा हुआ है। एग्जैक्टली नहीं, नाम पता नहीं बताएंगे, बट हाँ बता सकते हैं कि आप इस वंश से जुड़े हुए हो, आप इस पॉपुलेशन सीरीज से जुड़े हुए, या आप इस कम्युनिटी से जुड़े हुए हो, इसको एस्टैब्लिश किया जा सकता है। तो ट्विग स्टैट का काम यह है कि ये एंशिएंट रूप से जो पॉपुलेशंस की मूवमेंट हुई है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, उन सभी को जानने समझने में हेल्प कर सकता है। जैसे मान लो आर्यन के बारे में कहा जाता है कि आर्यंस जो है वो सेंट्रल एशिया से आए। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, ये सिंधु घाटी सभ्यता के ही लोग थे और जो बाद में आर्यंस हो गए। तो अलग अलग मत है, हिस्टोरियंस का अलग अलग मत है। तो ये ट्विग स्टैट टेक्नोलॉजी है, उसके माध्यम से एक चांस है कि इसको स्थापित किया जा सकता है कि ये कहां से एक्चुअल में आर्यंस जो है वो आए हैं। तो ये प्राचीन या हिस्टोरिकल जो सीक्वेंस है उसको पहचानने में मदद कर सकता है। तो ऐसा ही एक टूल है, ऐसा ही एक बायोटेक्नोलॉजी में जीन सीक्वेंसिंग का एक टूल है जिसका नाम है ट्विग स्टैट। तो ये एक टूल है जिसको आपको याद रखना है। फिर आप देखोगे इसी से संबंधित बायोटेक से रिलेटेड एक और टॉपिक जो न्यूज में था वो था जीन एडिटेड शिप। जीन एडिटेड शिप ये भी न्यूज में था। अब ये जीन एडिटेड शिप क्या है, ध्यान देना। शेरे काश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, इसने एक शिप बनाया है। इसने एक शिप को बनाया है, एक भेड़ को बनाया है, और ये जो भेड़ है इसमें बस जीन की एडिटिंग की गई है।
अब देखो, एक चीज होता है कि जीन को मॉडिफाई करके दूसरे से ऐड करना, जीन को मॉडिफाई करके दूसरे में जानवर से जीन को लाकर डालना। जैसे कि हमने देखा कि बीटी कॉटन में हम लोग क्या कर रहे हैं, बीटी कॉटन में हम कर रहे हैं कि हमारे पास एक कॉटन का पौधा है और हमारे पास एक बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया का जो जीन है, इस बैक्टीरिया का जो जीन है, इस बैक्टीरिया के जीन को हम कॉटन के पौधे में ट्रांसफर कर रहे हैं। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि जो एग्जिस्टिंग जीन है उसी को हम एडिट कर रहे हैं। यहां पे हम बाहर से कोई जीन को ला नहीं रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग जीन है उसी को हम एडिट कर रहे हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो टेक्नोलॉजी है, इसमें हमें जीन एडिटेडशिप मिला है और इसका एक नाम भी है। अब ये बताओ, जिन्होंने करंट अफेयर्स में ये पढ़ा था, इसका नाम क्या है? ये जो शिप है, ये जो भेड़ है, इसका नाम क्या है? ये जो शिप है, इसका नाम क्या है? डॉली। क्लोनिंग की बात नहीं हो रही यहां पे, करंट अफेयर से रिलेटेड है। डॉली शिप क्लोनिंग वाला था, वो अलग कॉन्सेप्ट है। डॉली जो भेड़ है वो अलग है, डॉली शिप अलग है, उसको क्लोन करके बनाया गया था। यहां पे जीन को एडिट करके बनाया गया है। इसका नाम, भेड़ का नाम भेड़िया है। हाँ, तरमीम। इस शिप का नाम है तरमीम। ये जो भेड़ है इसका नाम है तरमीम। तो ये याद रखना, ये जीन में, इसमें दूसरे किसी जानवर से जीन को नहीं लाया गया है। तो अगर हमें इस प्रकार के भेड़ को, अगर हमें इस प्रकार के भेड़ को बढ़ाना है तो यहां पे कोई चैलेंज नहीं है। क्यों? देखो, जैसे आपने नाम लिया डॉली का, डॉली शिप एक क्लोन्ड है, उसको क्लोनिंग करके बनाया गया है। क्लोनिंग बैन है, आप नहीं बना सकते। क्लोनिंग किया हुआ जानवर आप नहीं बना सकते, उस पर बैन है। ठीक है, अगर जीन मॉडिफाई कर रहे हैं, दूसरे से जीन को ऐड कर रहे हैं, उसमें आपको अप्रूवल लेना पड़ता है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी से। अगर मान लो हम कोई भी जीव को लेकर आ रहे हैं जिसमें हमने किसी दूसरे जीव का जीन ट्रांसफर किया है, तो फिर उस केस में हमें आवश्यकता होती है, हमें यह आवश्यकता होती है कि उसके लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी से पहले परमिशन लेना होगा। लेकिन यहां पे हमने किसी और का जीन लिया ही नहीं है, जो पहले से मौजूद जीन है इस शिप में, इस भेड़ में, उसी को हमने मॉडिफाई किया है, उसी को एडिट किया है। तो इसके लिए किसी परमिशन की आवश्यकता नहीं है, इस प्रकार के भेड़ को आसानी से बढ़ाया जा सकता है। तो एक तो ये एक चैलेंज, सॉरी, एक जो डेवलपमेंट है वो तरमीम को लेकर हुआ था, और दूसरा जो एक डेवलपमेंट है वो जीन एडिटेड राइस वैरायटी को लेकर हुआ था, जिसमें हमारे पास दो धान की वैरायटी आई है, DRR राइस 100, DRR राइस 100 और पूसा DST 1, पूसा DST राइस 1। तो दो हमारे पास धान की वैरायटी है। एक है जिसका नाम है DRR धान 100 कमल, जिसको सांबा मसूरी इससे लाया गया है। और इसमें आप देखोगे इसकी मैच्योरिटी जो है वो 15 से 20 दिन पहले हो जाती है, और इल्ड जो है वो 25% अधिक है। यानी कि एक ऐसे धान की वैरायटी जो 15 से 20 दिन पहले तैयार हो जाती है, और इसकी उपज भी कितनी है? लगभग 25% अधिक है। अब इसमें देखना, इसमें पानी की बचत होगी, फर्टिलाइजर की बचत होगी, मीथेन का एमिशन कम होगा, ये सभी चीजें देखने को मिलती है। दूसरी एक वैरायटी है पूसा DST राइस 1। इसमें अगर सॉइल में सैलिनिटी ज्यादा है, अगर सॉइल में लवणता अधिक है, फिर भी जो सरवाइव कर सकता है वह है पूसा DST 1, और इसमें 30% हाई प्रोडक्शन है। अगर सलाइन कंडीशन है, अगर कहीं पे नमक की मात्रा अधिक है, लवणता अधिक है, ऐसे सॉल्ट में, ऐसे सॉइल में भी, ऐसे मिट्टी में भी जो आसानी से ग्रो कर सकता है, वो है पूसा DST राइस 1। तो लास्ट ईयर 3 अलग अलग डेवलपमेंट हुए हैं भारत में जीन एडिटिंग को लेकर। पहले तो शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी में, शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी में हमने देखा
कि एक ऐसा शिप बनाया गया जो जीन एडिटेड है, जिसमें जीन एडिटिंग करके इस भेड़ को बनाया गया। दूसरा, हमें यह देखने को मिला कि भारत में आईसीएआर के द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा, 2 अलग अलग जीन एडिटेड राइस की वैरायटी बनाई गई है। और इसके बारे में यह भी बोला गया है कि वर्ल्ड का पहला जीन एडिटेड राइस वैरायटी है, विश्व का पहला जीन एडिटेड राइस वैरायटी है। यानी उसके जो एग्जिस्टिंग जीन्स हैं, जो मौजूदा जीन है, उसी को एडिट किया गया है। याद रखना, इसमें हमने किसी अन्य प्राणी से, किसी अन्य जीव से जीन को ट्रांसफर नहीं किया है। जो मौजूदा जीन है उसी को बस चेंज किया है, उसी को बस एडिट किया है। तो हमें 2 धान की वैरायटी देखने को मिली है। एक का नाम है DRR धान 100 कमल और दूसरे का नाम है पूसा DHT राइस 1। एक जो है वह आप देख सकते हो कि इसकी मैच्योरिटी पीरियड कम है, 15 से 20 दिन पहले तैयार हो जाती है और 25% अतिरिक्त उपज देती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि हमारे पास है पूसा DHT राइस 1। इसकी खासियत यह है कि जो लवणता वाली सॉइल है, जो सैलाइन कंडीशंस वाली सॉइल है, वहां पे भी ये सर्वाइव कर सकती है और उस कंडीशन में भी इसकी उपज 30% तक अधिक हो सकती है। तो ये 2 राइस की वैरायटी हैं, ये 2 अलग अलग राइस की वैरायटी हैं जिसको डेवलप किया गया है। तो देखो, ये वो पार्ट है जो आपको बायोटेक से रिलेटेड करंट अफेयर्स में भी आया था। ठीक है, कि बायोटेक से रिलेटेड जो कुछ करंट अफेयर्स आया था उसको यहां पे हमने देखा है। इसके पहले जब हम लोग बायो पढ़ रहे थे, तो बायो पढ़ते समय हम लोगों ने जो सिकल सेल डिजीज और उसको लेकर जो बिरसा 101 टेक्नोलॉजी है उसके बारे में भी देखा था। साथ में हम लोगों ने जो अलग अलग प्रकार की बीमारियां हैं और उसको लेकर जो चीजें चल रही हैं उसके बारे में भी देखा था। तो बायोटेक का जो सेक्शन है और बायो का जो सेक्शन है और उसका करंट अफेयर्स है वो लगभग इतना है। कुछ और करंट अफेयर्स होगा तो उसको हम लोग लास्ट में देख लेंगे, बट ये वो पार्ट है जो आपका बायोटेक और इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स है। बस इसको अगर आप अच्छे से रिवाइज कर लोगे तो मोर देन सफिशिएंट है। आई होप क्लियर है। लास्ट ईयर भी आई थिंक आप में से कुछ लोग लास्ट ईयर भी क्रैश कोर्स में थे। हम लोगों ने लास्ट ईयर भी पढ़ा था मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के बारे में और आपने देखा होगा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज पे क्वेश्चन आया था। लास्ट ईयर भी क्लास से पहले मैंने बोला था कि वायरस पे क्वेश्चन आएगा, वायरस पे क्वेश्चन आया था। तो ये वो पोर्शन है जो आपको पढ़ना होता है एग्जाम के लिए। आई होप ये क्लियर है। इसमें किसी को कोई डाउट, कोई समस्या? तो देखो, अगले सेक्शन में हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिवर्स और उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे स्पेस टेक। तो यूनिवर्स और स्पेस टेक को हम लोग अगले सेशन में स्टार्ट करेंगे मंडे से, और फिर उसके बाद बाकी टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। मीनवाइल आज शाम को 4 से 7 PM ये एक सेशन होगा जिसमें हम लोग स्पीसीज इन न्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। आज शाम को हमारा एक सेशन होगा जिसमें हम लोग स्पीसीज इन न्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये एक पार्ट है जिसको याद रखना कि बायोटेक का ये पोर्शन है जो हम लोग का आज फिनिश हुआ है। यूनिवर्स को अगले सेशन में स्टार्ट करेंगे, यूनिवर्स वाला टॉपिक है। तो स्पीसीज इन न्यूज को लेकर आज हम लोग शाम में 4 to 7 में डिस्कस करेंगे। सैटरडे को रिवीजन का टाइम होना चाहिए, संडे को करो रिवीजन। तो चलो, मैंने आधे घंटे पहले छोड़ दिया ना, इतने में आप साइंस रिवाइज कर लेना। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर। एंड ये जो सेशन है ये आपको यूट्यूब पे होगा।
ये जो सेशन है ये आपको यूट्यूब पे होगा, KJSIS हिंदी पे। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।